प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ 10वां, पाठ 10, जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा की विधा है एक कहानी। जी हाँ, यह एक कहानी है जो कि हिंदी के महान उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारा पाठ परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। ठीक है, रियासत कौन सी है? देवगढ़। और इसके दीवान का नाम क्या है? सरदार सुजान सिंह। बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में तो सब कहते हैं ना कि सभी मोह माया त्याग दो और भगवान की उपासना करो। तो उनको भी भगवान की याद आई। उन्होंने जाकर महाराज से विनय किया। विनय मतलब प्रार्थना की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अर्थात कि मैंने आपकी सेवा कितने वर्षों तक करी है? 40 वर्षों तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई अर्थात अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। इसका कहने का अर्थ है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं आपके राज दरबार में राजकाज संभालने के लायक नहीं बचा हूँ। अर्थात बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। और कह रहे हैं कि 40 साल तक मैंने नेकनामी कमाई, अर्थात बहुत ज़्यादा नाम है मेरा इस रियासत में, इस देवगढ़ की रियासत में। तो अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो सारी की सारी जो मेरी रेपुटेशन बनी हुई है, जो मेरा आदर और सम्मान बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अब मुझे आप रिटायर कर दो, मुझे आप सेवानिवृत्त कर दो, मुझे आप यहाँ से आगे बढ़ने की क्या दे दो? विनती करिए उन्होंने कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दे दो, अर्थात मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो देखते हैं राजा ने क्या किया। राजा साहब अपने अनुभवशील मतलब होता है एक्सपीरियंस हो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, नीति कुशल अर्थात सभी नीतियों में कुशल हो, रूल्स रेगुलेशंस पता हो जिसको, ठीक है। तो राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। दीवान आप समझ रहे हैं ना, जैसे अकबर और बीरबल था, तो बीरबल क्या था? उसका वजीर था। दीवान था जो कि उसको अकबर को पग पग पर सलाह देता था। उसी तरह से सरदार सुजान सिंह देवगढ़ के राजा को सलाह देते रहते थे। तो ये उनके अनुभवशील और नीति कुशल दीवान थे। राजा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, राजा ने मान लिया कि ठीक है मैं आपको सेवानिवृत्त कर दूंगा, पर शर्त रखी। और शर्त क्या रखी? कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। अपने जैसा एक अच्छा दीवान आप ही खोज के जिस दिन ले आओगे उस दिन मैं आपको सेवानिवृत्ति दे दूंगा, आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। दूसरे ही दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। विज्ञापन का अर्थ होता है एड निकली, एडवर्टीजमेंट निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य मतलब अच्छा योग्य प्राणी, ठीक है, सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान मतलब जो अब इस टाइम चल रहा है, वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाए। ठीक है, जिसको लगता है कि भी मैं अच्छा दीवान बन सकता हूँ, वो आकर सुजान सिंह से मिल ले। फिर सुजान सिंह जी उसमें शर्त भी बताते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों। जिस बंदे को ये लग रहा है कि भाई मैं सुजान सिंह के स्थान ले सकता हूँ, मैं अच्छा दीवान बन सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट मतलब जिसने बीए किया हुआ हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। हष्ट पुष्ट मतलब कि तंदुरुस्त होना चाहिए वो बंदा, ठीक है, हेल्दी होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदाग्नि मतलब
कि किसी प्रकार के कोढ़ अर्थात किसी प्रकार की बीमारी के मरीज को यहाँ पर जो है मंदाग्नि वैसे होता है कि जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, ठीक है, जो खाना ना पचा पाए वो क्या दीवानी संभालेगा, ठीक है। तो मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम नहीं रखेंगे। ये सीधी सी बात उस एडवर्टीज़मेंट में, विज्ञापन में डाल दी गई। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। अब देखो, देवगढ़ की रियासत है, रियासत का दीवान के लिए रिक्त पद है अर्थात वैकेंसी निकली है। तो ये तो है नहीं कि 1-2 बंदे ही आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे कि मैं दीवान बन सकता हूँ, मैं दीवान बन सकता हूँ। और जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे उन सबके रहने का बंदोबस्त हम करेंगे। उस एडवर्टीज़मेंट में, विज्ञापन में लिखा हुआ है, कौन करेगा? सुजान सिंह जी की रियासत, ठीक है। और क्या देखा जाएगा? विद्या का कम, विद्या मतलब कि पढ़ाई लिखाई को तो कम देखा जाएगा परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कि लेकिन मान लो कोई बंदा पढ़ा लिखा है लेकिन अपने काम ही नहीं कर रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? तो कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बाद में देखी जाएगी, पहले ये देखा जाएगा कि वो बंदा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है या नहीं, अपने फ़र्ज़ों को पूरा कर रहा है या नहीं। जो भी महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अर्थात कि जो भी बंदा नीति कुशल हो, अनुभवशील होगा अर्थात कार्य कुशल होगा, कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, उसको हम क्या कर लेंगे? दीवान का पद दे देंगे और 1 महीने तक उनको परखा जाएगा। समझ आया इतना? फिर देखते हैं आगे कितने लोग आए। हाँ जी, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया अर्थात उथल पुथल मच गई भाई। लोगों को ये हुआ कि मैं बनूंगा जाके दीवान, मेरी तो मौज हो जाएगी। इस तरह से सभी लोग सोचने लगे। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद ही नहीं है, ठीक है, केवल नसीब का खेल है। नसीब मतलब कि देखते हैं किसका भाग्य खुलता है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। सैकड़ों मतलब 100, 200, 300 इस तरह से लोग फटाफट से आने लगे रियासत में, देवगढ़ में, कि भाई देखते हैं किसका भाग्य है, किसके सितारे चमकेंगे, कौन दीवान बनेगा। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। नए नए मतलब कि अलग अलग तरह के, रंग बिरंगे मतलब कि यहाँ पर रंग बिरंगे का अर्थ है कोई किस ढंग का, कोई किस स्टेट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। जो भी रेलगाड़ी आके देवगढ़ में रुकती वहाँ से उम्मीदवारों मतलब कि कैंडिडेट्स जो वहाँ पर दीवान का पद लेने के लिए आए हैं उनका मेला सा उतरता अर्थात बहुत सारे लोग आते थे। फिर कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, बताया ना मैंने कि अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं तो अलग अलग दिखते भी होंगे, है ना। तो कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई नए फैशन का प्रेमी है तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ है, किसी को नया फैशन करना अच्छा लग रहा है और कोई पुराने ही धोती कुर्ते में ही आ रहा है ना। अलग अलग प्रकार के लोग दिख रहे हैं। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के इमामे, चोगे और अंगरखे और कंटोप ये सभी कपड़ों के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको जो है सज धज दिखाई देने लगे अर्थात बहुत सारे लोग आने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या किसकी थी? ग्रेजुएटों की। ग्रेजुएट लोग थे जो वो ज़्यादा आए थे इसमें। लेकिन इसमें क्या कहा था कि ग्रेजुएट को बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा कि कार्यकुशल है कि नहीं, कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है या नहीं। फिर क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है अर्थात कि जो सनद है, सनद मतलब होता है कि प्रमाण पत्र। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, बेशक से सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं है, वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, परंतु फिर भी उसकी दलील तो दे सकते हैं, है ना। दलील देना कि मतलब कह तो सकते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें क्यों नहीं ले रहे हो दीवान, ठीक है। तो इसलिए ग्रेजुएट लोग वहाँ पर ज़्यादा आ गए। तो फिर
देखते हैं क्या होता है आगे। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभव अर्थात कि महानुभाव थे ये, ठीक है, इनका बड़ा अच्छा प्रबंध किया, आदर सत्कार किया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। यानी कि हर एक इंसान ये दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे दीवान बना लोगे तो तुम्हारी रियासत का बहुत सुधार होगा, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे? जैसे यहाँ पर नाम नहीं लिया बेटा, लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर ब, मिस्टर द, इस तरह से नाम दिए हैं। तो जैसे कि कोई मिस्टर है, ठीक है, वो 9 बजे दिन तक सोया करते थे। अब आम तौर पर हम कितने 4-5 बजे, 5 बजे, 6 बजे तो उठ ही जाते हैं, लेकिन वो 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वो क्या करते दिखते हैं? आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। उषा मतलब सुबह सुबह का समय, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने अपना जीवन दर्शन कैसे दिखाया कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सुबह 9 बजे उठने वाला बंदा आज सुबह सुबह प्रातः उठ के और पार्क में जाके, बगीचे में जाके टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह के दर्शन कर रहा है। अब मिस्टर द, स और ज ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अब ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि इनसे उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, ठीक है। मिस्टर द, स और ज घर के नौकरों को कुछ समझते ही नहीं थे, उनको गालियाँ देते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते। नौकरों को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। नौकरों को आप कह के बात कर रहे हैं, जनाब कह के बात कर रहे हैं। फिर आती है मिस्टर ल की बारी। अब मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, किताबों से नफ़रत करते थे कि क्या किताब, मैं तो नहीं पढ़ता। लेकिन परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। ऐसा देखते थे कि भाई इसके जैसा तो कोई पढ़ाकू है ही नहीं है, महान ज्ञानी है ही नहीं है, इतनी किताबें पढ़ता है ये मिस्टर ल। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था, ठीक है। जिससे भी बात करो ऐसा लगता था कि भाई ये तो बहुत ही नम्र बंदा है। नम्र मतलब कि इतना शांत कैसे कोई हो सकता है। सदाचार मतलब कि इतना डिसिप्लिन्ड, इतने अच्छे कैरेक्टर वाला बंदा है। हर कोई ऐसा अपने आप को शो ऑफ कर रहा था। लोग समझते थे कि 1 महीने का ही तो झंझट है। 1 महीने की तो बात की है सुजान सिंह ने कि 1 महीना ही देखना है हमने, है ना। 1 महीने बाद देखी जाएगी, ठीक है। किसी तरह काट लें 1 महीना, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, अर्थात कहीं काम हमारा निकल गया। काम क्या है? दीवान का पद मिल गया तो कौन पूछता है। करेंगे नौकरों से अकड़ के बात, करोगे किताबें से घृणा और उठेंगे सुबह 9 बजे, ठीक है। तो ये क्या है? ये उनका बाहरी मुखौटा है जो कि अच्छे इंसान बनने के लिए दिखा रहा है, बना हुआ दिखा रहा है। कितने टाइम के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी मतलब कि जिसको अच्छा खासा अनुभव है। कौन है वो बूढ़ा जोहरी? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। बगुले और हंस दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन हंस अच्छी प्रकृति का, अच्छे स्वभाव का माना जाता है पक्षी। तो जो बूढ़ा जोहरी है वो ये देख रहा था कि मैं निकाल के रहूँगा इन सब में से अच्छा दीवान, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है, एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। नए फैशन वाले मतलब कि जिनको अच्छे से हॉकी आती है ना, जो मॉडर्न टाइप के लोग थे जो आए थे वहाँ पर दीवान के पद के लिए, वो कहते हैं कि क्यों ना हॉकी का खेल खेला जाए। अब यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मंझे हुए खिलाड़ी तो आप समझते ही होंगे कि जिनको हॉकी बड़ी अच्छे से आती है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ हॉकी खेलते हैं हम, ठीक है। ये भी तो आखिर एक विद्या ही है, हॉकी भी तो एक खेल है, एक विद्या ही है। सही बात है, इसे क्यों छिपा के रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, अर्थात हो सकता है कि जो अच्छा खेलेगा वही दीवान बन जाए, है ना। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के
अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। दफ्तर का अप्रेंटिस बेटा यहाँ पर एक कहावत बनाई गई है, जैसे कि ऑफिस में जो नया नया बंदा आया है, अभी पक्की नौकरी नहीं है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। सिमिलरली वो गेंद भी इन लोगों के हॉकी से धक्के खा रही थी, अर्थात कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। रियासत देवगढ़ में कोई खेला ही नहीं था आज से पहले हॉकी, तो बड़ी अलग सी बात हुई है। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। यहाँ पर देवगढ़ में क्या होता था कि जो पढ़े लिखे अच्छे खासे बंदे थे वो कौन से खेल खेलते थे? शतरंज और ताश के, ठीक है। और दौड़ कूद का ही खेल हो गया ये, हॉकी में तो दौड़ना ही पड़ता है और बॉल भी होती है, हॉकी भी होती है, तो ये खेल यहाँ पर बच्चों के खेल समझे जाते थे, ठीक है। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली जा रही है, अर्थात बहुत अच्छे से खेल रहे हैं वो। धावे के मतलब जो दौड़ कर लोग गेंद को ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई लहर चल रही है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार है, ठीक है। यानी कि दोनों ही टीम्स बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों टीमों को अच्छे से हॉकी आती है। संध्या तक यही धूमधाम रही। संध्या मतलब शाम के टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, अच्छे खेलते रहे। लोग पसीने से तर हो गए, तर मतलब कि पसीने में डूब गए, थक गए वो। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। खून गर्म हो जाता है ना जब हम खेलते हैं, आँखों में आँखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया थकावट के मारे। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, अर्थात सांस चढ़ गई सबको। लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। कौन हारा और कौन जीता ये पता ही नहीं चला भाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीमें बेस्ट थी, मस्त खेल रही थी। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। क्या था? एक नाला। उस पर कोई पुल ना था, अर्थात कि उस नाले पर कोई पुल नहीं बना हुआ था, ठीक है। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिक मतलब जो राहगीर होते हैं, जो चलते हैं, तो अब नाले के ऊपर कोई पुल नहीं है तो नाले के अंदर से पैदल आना पड़ता था जिन्होंने उस नाले को पार करना है। फिर क्या हुआ? खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे मतलब सांस ही ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जब खिलाड़ी थक गए थे ना, कोई निर्णय नहीं हो सका था कि भी हारा कौन है और जीता कौन है, तो वो सारे के सारे थक के बैठ गए और सांस लेने लगे। इतने में वो क्या देखते हैं कि एक किसान है और उसकी अनाज से गाड़ी भरी हुई है और उस नाले में आया है। और अभी अभी मैंने बताया कि नाले पर क्या नहीं था? पुल नहीं था। अब नाले पर पुल नहीं है, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। अब नाले के अंदर तो उतर गई है ना, आप इमेजिन करो, आंखें बंद करके सोचो, नाले के अंदर गाड़ी गई है लेकिन अब ऊपर भी चढ़ेगी ताकि अगली साइड में मतलब पार कर सके। अब ऊपर चढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता था। अब जोर कैसे लगाए? क्योंकि गाड़ी तो पूरी अनाज से भरी हुई है, ऊपर से कीचड़ भी है, तो गाड़ी तो धंसेगी ना गारे के अंदर। फिर क्या हुआ? गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कौन? किसान। कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था, बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, ठीक है। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता। झुंझला कर मतलब परेशान होकर बैलों को मारता कि जोर लगाओ, लेकिन गाड़ी उभरने मतलब आगे बढ़ने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मतलब देखता, ठीक है। निराश होकर देखता कि भाई कोई आए उसकी सहायता कर दे, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, ठीक है। भी अगर गाड़ी को छोड़कर किसी की हेल्प लेने जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी में अनाज है ना, हो सकता है कि गाड़ी पलट जाए या अनाज चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता था, कोई भी संभावना है। बड़ी आपत्ति मतलब संकट में फंसा हुआ था।
इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। कौन से खिलाड़ी हैं? हॉकी वाले, वहीं खेलने आए होंगे आसपास, और उधर हाथों में डंडे हैं उनके और घुमाते घुमाते ऐसे जा रहे हैं मौज मस्ती में उधर से। अब क्या किसान उनसे सहायता मांगेगा? चलिए देखते हैं। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, थकी हुई सी डरी हुई सी आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। अब किसान सोच रहा था कि वो तो बेचारा गरीब सा है, बूढ़ा सा है, कौन उसकी सहायता करने आएगा, कोई कुछ गलत ही ना बोल दे। ठीक है, इस प्रकार से उसने किसी से मदद मांगी ही नहीं, उसका साहस ही नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आँखों से। बंद आँखों का अर्थ है नज़रअंदाज कर दिया, देखकर भी, जिनमें सहानुभूति ना थी, अर्थात ऐसी आँखों से देखा जिनके अंदर प्यार ही नहीं था किसी के प्रति, किसी को मुश्किल में देखकर सहायता करने की अनुभूति ही नहीं थी, अनुभव ही नहीं था। उनमें क्या क्या था फिर? उनकी आंखों में स्वार्थ था, सेल्फिश थे वो, मद था अर्थात अहंकार भरा था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। उदारता मतलब दया का नाम ही नहीं था, प्रेम का नाम ही नहीं था। अगर होता तो आते ना उसकी हेल्प करने, लेकिन नहीं आया कोई भी। ठीक है, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। कौन से समूह में? हॉकी वालों में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें दया भी थी और साहस। साहस मतलब उसके अंदर ये दृढ़ शक्ति भी थी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। किसके पैरों में? उसी व्यक्ति के पैरों में जिसके अंदर दया और साहस थी। ठीक है, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। निगाह मतलब नज़र गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। ठिठक मतलब एकदम से अचंभित, परेशान सा। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। किसान ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सहानुभूति थी ना उसके अंदर, प्यार था उसके अंदर। उसने किसान की शक्ल देखी और शक्ल देख के उसको सब समझ आ गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? अब देखो, सामने से आए कोई हेल्प करने, है ना, तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए बदन मतलब कि अच्छा खासा दिखने वाला हष्ट पुष्ट व्यक्ति सामने खड़ा है, लेकिन थोड़ी सी पैर में चोट लग गई है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, अर्थात बैलों को आगे की तरफ बढ़ाओ, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ी जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, अर्थात ऊपर की तरफ धकेला। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया। कौन? वो युवक। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसका मतलब वो कैसा था? डिटरमाइंड था, अर्थात दृढ़ निश्चय था। उसको ये था कि मैं गाड़ी निकालूंगा तो निकालूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने भी बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, अर्थात बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने, मतलब कि मुझे कुछ इनाम भी दोगे तुम? मजाक किया उसने। लेकिन किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, अर्थात भगवान ने चाहा तो दीवान पद आपको ही मिलना चाहिए और मिलेगा। ठीक है, ये उसने आशीर्वाद दे दिया। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में डाउट हुआ, संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? ये जो किसान है, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही।
किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। ठीक है, किसान को भी ये लगा कि शायद इसको मेरे पे शक हो गया, क्योंकि वो किसान कौन था? सुजान सिंह ही था। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, अर्थात गहरे पानी में जाने से ही मोती मिलता है। और मन में सोचा कि यही कारण था कि मुझे सुजान सिंह दीवान को एक मामूली सा किसान बनकर ये मोती रूपी जो व्यक्ति है, युवक है, वो खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था, बहुत लंबा दिन लग रहा था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। कभी लगता था कि हो सकता है मैं बन जाऊं दीवान, कभी लगता था हो सकता है ना भी बनूं। तीसरा सो आशा और निराशा उनके चेहरे पर झलक रही थी। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। ऐसा वो लोग सोच रहे थे कि ना जाने कौन धनवान बनेगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य अर्थात धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह जब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आ विराजे, उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। सब के सब वहाँ पर आ गए और उम्मीदवार थे जो कैंडिडेट्स थे, उनके दिल धड़क रहे थे कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कष्ट मतलब कि आप लोगों को 1 महीना यहाँ पे आके ठहरना पड़ा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके दिल में, हृदय में दया भी हो, साथ साथ बल भी हो, अर्थात पावर भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, अर्थात कोई भी संकट का बिना डरे सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुँच नहीं। कि ऐसे गुण वाले लोग वैसे तो संसार में है ही नहीं, जिसके अंदर दिल भी साफ हो, अच्छा हो और बल भी हो। दिल और अच्छे बल वाले इंसान अगर हैं तो वो घमंडी बने हुए हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि बिना घमंड के साहसी भी है और आत्मबल वाला भी है और दयावान भी है। कौन है? तो कहते हैं, मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। तो फिर क्या हुआ? जब जानकीनाथ शाह को उन्होंने चुन लिया तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। कौन? कर्मचारियों ने और रईसों ने, जो बाहर से बुलाए गए थे, मतलब शहर के लोग थे। और उम्मीदवार दल ने भी आंखें उधर उठाई, अर्थात जो उम्मीदवार दल के बाकी लोग आए थे, बाकी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी उसकी तरफ देखा। लेकिन दोनों के देखने में अंतर था। जो बाहर से बुलाए गए थे रियासत के कर्मचारी, मतलब कि वहाँ का स्टाफ, और बाहर के जो धनवान लोग आए थे, उन्होंने तो जानकीनाथ को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा कि आज से ये हमारी रियासत का दीवान है। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने उसको जेलसी की नज़र से देखा, ईर्ष्या की नज़र से देखा। सरदार साहब ने फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। कहते हैं कि आप लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, इस पे डाउट नहीं होगा जो मैंने फैसला लिया है। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग तो, अब उन्होंने कहा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम सब तो भाई मेरे से नज़रअंदाज करके मुझे आ गए अपनी छड़ियों को घुमाते हुए। लेकिन ये इंसान जानकीनाथ शाह जो जख्मी था, इसने जख्मी होने के बावजूद सामने से आके मेरी हेल्प की। तो अगर उसके दिल में साहस भी था, आत्मबल भी था और उदारता भी थी, उदारता मतलब दया भी थी, तो ऐसा आदमी कभी भी गरीबों को नहीं सता सकता।
उसका संकल्प कैसा है, दृढ़ है, अर्थात वो सेल्फ डिटरमाइंड है। उसको किसी प्रकार का कोई भी संकट आ जाए वो ये बाधित नहीं करेगा कि अपनी प्रजा को सता, वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए ही काम करता रहेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो देखा सरदार सुजान सिंह जी कितने नीति कुशल थे बेटा, कितने अनुभवशील थे, और अपने अनुभव के चलते उन्होंने बगुलों में से हंस ढूंढ ही लिया, जिसका नाम क्या था, पंडित जानकीनाथ सा, है ना। और ये कहानी है जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मिलते रहेंगे हम इसी प्रकार से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।